लेट्स सी कि सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी दे ही क्यों रहा है केस स्टडीज, राइट? 2013-14 से पहले केस स्टडीज नहीं आती थी। उस टाइम पे प्रीलिम्स के सी सैट के पेपर में 8 क्वेश्चन आते थे केस स्टडी के, 2013 तक। उनका पर्पस ज्यादा कुछ नहीं होता था। सी सैट तब काउंट होते थे मार्क्स उस टाइम पे, अभी सी सैट क्वालिफाइंग है तो उस टाइम सी सैट के मार्क्स काउंट होते थे। बट 8 क्वेश्चन आते थे, 20 मार्क्स की केस स्टडी आती थी प्रीलिम्स में, सी सेट में। और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, उन 8 क्वेश्चंस के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, राइट? बट ठीक है, बट ऑब्जेक्टिविटी तो केस स्टडीज में हो नहीं सकती, ऑब्वियस है, राइट? सो दैट इज व्हाई दे गिव दिस सब्जेक्टिव केस स्टडीज, है ना? टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है पर्सनली कि एथिक्स का पेपर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर यूपीएससी में। नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट, बट एटलीस्ट ठीक है, बाद में जाके जो करते हैं, जो होता है, राइट, whatever happens that is very different, ठीक है? But at least what we expect is a candidate who is coming to civil services, ठीक है, he or she should know ethics, ठीक है? अगर वो गलत भी कर रहा है जाके, राइट, एज वी कैन सी, है ना, बहुत सारे केसेस होते हैं, ठीक है? हमारा जस्टिस सिस्टम थोड़ा स्लो है, तो माइट भी कि उसके चक्कर में बहुत सारे डिलेड हो जाता है पनिशमेंट, और समटाइम्स दे गेट सेव्ड। बट मोस्टली क्या होता है कि देयर इज सम करप्शन एट लेवल, बट वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एटलीस्ट कोई वहां जाके करप्शन कर रहा है उसको पता ही नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स कि अगर जब आप केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो तो यू आर गोइंग टू प्रेस्टिजियस सर्विसेज, तो एटलीस्ट नॉट ओनली करप्शन, देखो केस स्टडी सिर्फ करप्शन से रिगार्डिंग नहीं होती, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट एथिक्स इज एक्चुअली, और क्या होना चाहिए इफ सम थिंग इज हैपनिंग, अगर कोई केस हो रहा है। क्योंकि ये जो भी केस स्टडीज हम डिस्कस करते हैं मोस्टली दोज आर हाईली प्लॉजिबल, है ना? होते हैं, ऐसा केसेस आते हैं हर किसी के उसमें, आप न्यूज़पेपर्स में देखोगे तो इट कम्स। So this is one of the thing कि at least the civil servant should know कि what his limits should be, what he should do in any case। करते हैं नहीं करते हैं that's different, ठीक है? The voice of conscience should be there, ठीक है? You are repressing the voice of conscience, that is different, ठीक है? Anyone is repressing it, that is different। क्योंकि हम देखो, we are human beings, है ना? तो हम कुछ गलत करते हैं तो हमें तो पता चल ही जाता है, ठीक? बट समटाइम्स जैसे हम जब डिस्कशन भी करते हैं तो हम कुछ कुछ चीजें ऐसे इमोशनल होके भी वी टेक द डिस्कशंस, वी राइट थिंग्स, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। दैट इज द रीजन टू स्टडी केस स्टडीज, ठीक है? डिसीजन लेना उसके पीछे इमोशनल कंटेंट नहीं होना चाहिए। इंटेलिजेंट, वी नीड टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट। आई सिर्फ आईक्यू से यू कैन नॉट टेक द डिसीजन, ईक्यू शुड बी देयर। सो और एटलीस्ट यू शुड नो कि क्या होना चाहिए, करना नहीं और इफ यू नो तो एटलीस्ट जहां पे कोई नुकसान नहीं होगा, राइट, जहां पे यू आर नॉट गेनिंग एनीथिंग और यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, वहां तो एटलीस्ट पीपल विल टेक द राइट डिसीजंस, है ना? अब पता ही नहीं है कि राइट डिसीजन क्या है इन जनरल, है ना? तो पढ़ा के तो देखो, सिर्फ पढ़ा पढ़ा के या यूपीएससी के थ्रू तो मतलब लबासना में ले जाके तो हर केस स्टडी आपको नहीं कराई जा सकती। दैट इज वन ऑफ द पॉइंट कि कैसे ये केस स्टडीज क्यों आनी चाहिए, व्हाट व्हाई यू शुड नो व्हाट शुड बी द आंसर, ठीक है? ब्रिज बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कुछ चीजें थियोरेटिकल बहुत इजी लगती है, ये क्या इसमें तो ये होना चाहिए, राइट? बट व्हेन यू आर राइटिंग अ केस स्टडी तो फिर उसको जस्टिफाई कैसे करोगे? इट हैपेंस, मुझे लगता है अगर आप लोगों ने केस स्टडीज लिखी है पहले या पिछले वीक वाले, तो आप लोगों को ये चीज तो पता ही होती है ना कि आंसर क्या आएगा, राइट, मोस्टली। बट हाउ टू एक्सप्रेस इट, दैट इज द डिफरेंस। थियोरेटिकली तो हमें पता है कि यार ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, तो गलत है करना, ये करना पड़ेगा। बट देन हाउ आर यू गोइंग टू एक्सप्रेस इट, और क्या वो करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, राइट? दैट इज वन ऑफ द थिंग। देन सुटेबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। द डायलेमा फेस करोगे, कॉन्फ्लिक्टिंग ड्यूटीज आएंगी, सुपीरियर्स का प्रेशर आएगा, स्टेक होल्डर इंटरेस्ट कंपीटिंग होंगे, वीक वर्सेस तो सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं केस स्टडीज के थ्रू। यू आर गेटिंग 6 केस स्टडीज टू राइट। व्हेन यू आर गेटिंग राइटिंग 6 केस स्टडीज तो अलग अलग एस्पेक्ट पे लिखते हो, दे आर ट्राइंग टू सिमुलेट कि क्या सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ सकती है। देन नॉट जस्ट नोइंग बट डूइंग इट, ठीक है? लॉजिकली करना है, बैलेंस कर सकते हो नहीं कर सकते वैल्यूज को,
एक तरफ का डिसीजन तो नहीं ले रहे हो, सारे एस्पेक्ट सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे हो. So मतलब problem solving is not about giving the answer. Problem solving is making most of the people agreeable to the answer. राइट? नहीं तो डिसीजन तो बहुत सारे हैं, जो कोई भी डिसीजन ले लोगे सारे सही हैं, गलत तो कुछ भी नहीं है मोस्टली. राइट? देन क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है या नहीं है, एम्पैथी है या नहीं है, डेफिनेटली. देन इंटीग्रिटी अंडर प्रेशर, प्रेशर के अंडर कहीं पलट तो नहीं जाएगा हमारा सिविल सर्वेंट जो आ रहा है बन. ठीक है, तो दैट इज द थिंग दैट दे वांट टू चेक. अब हम देखेंगे व्हाट टू डू व्हाइल सॉल्विंग केस स्टडी. स्टेप बाय स्टेप क्या होना चाहिए. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है रीड केयरफुली. समझ में आना चाहिए कि क्या चल क्या रहा है इस केस स्टडी में. राइट? एंड फैक्ट्स, कंस्ट्रेंट्स, क्या डायलेमा. ठीक है, फर्स्ट में तो एक ओवरव्यू ले लो, देन सेकंड रीडिंग, टू रीडिंग वुड बी अ लिटिल बेटर ऑप्शन. दो बार अगर आप पढ़ोगे तो विल गेट इवन द इंटरनल पॉइंट्स. जो पॉइंट्स ऐसे लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था मिस हो जाते हैं. राइट? कंक्लूजन नहीं पे जल्दी जाना, क्योंकि क्या होता है कि एक डिटेल मिस कर दी, राइट, देन योर आंसर विल बी डिफरेंट. जल्दी नहीं जाना. यू शुड नॉट मिस एनी डिटेल. यू शुड नॉट मिस एनी this stakeholder. Every stakeholder mentioned in the case study should be in your answer. ये मैं हर बार बोलता हूँ, अगर हम किसी स्टेक होल्डर को मिस कर रहे हैं दैट मीन्स कि वी आर नॉट थिंकिंग दैट डीपली. क्योंकि केस स्टडी में कोई मेंशन किया तो उसके ऊपर उस चीज का इम्पैक्ट जरूर है. आज की केस स्टडीज मैंने जानबूझ के थोड़े डिफरेंट लेवल पे रखे, उसमें बहुत ज्यादा लोगों पे इम्पैक्ट नहीं है, बट इन जनरल कुछ केस स्टडीज में बहुत सारे लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं. तो दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ. लाइक डिजास्टर वाली केस स्टडी थी शायद लास्ट वीक, उसमें. ठीक है, देन डिफाइन द कोर इश्यूज. अपने माइंड में एक बेसिक सा या कहीं रफ में क्या मेन प्रॉब्लम क्या है इस केस स्टडी की, वो आपको लिखनी है. ठीक है, ताकि एटलीस्ट जो कोर आंसर है वो आप करो, तो आपका डायरेक्शन ऑफ आंसर जो है वो पता चल जाएगा कि कोर इश्यू क्या है, दैट यू शुड नो. राइट? देन आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर. इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर भी होने चाहिए. राइट? अगर आपके पास अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा स्टेक होल्डर्स तो यू कैन राइट और यू कैन लीव देम, बट एटलीस्ट यू शुड नो द स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स क्यों लिखवाते हैं मोस्टली? एक्चुअली इश्यू ये है कि पहले स्टेक होल्डर्स नहीं आते थे ना, स्टेक होल्डर्स अब ज्यादा आने लगे. पहले स्टेक होल्डर्स नहीं पूछते थे, तो स्टेक होल्डर्स नहीं पूछते थे तो स्टूडेंट्स क्या करते थे, मिस कर जाते. जैसे मैंने बताया ना, कोई ना कोई एक आधा की स्टेक होल्डर मिस कर दिया. Now they are asking to identify stakeholders in some case studies. Reason is कि students should understand, the candidate should understand कि कौन-कौन stakeholder है और क्या-क्या stake पे है. Once you have identified the stakeholder and written कि अच्छा इसका ये stake पे है, इसका ये stake पे है, then it will be very easy for you to answer it. कोई stakeholder miss नहीं होगा. Right? सो हर चीज, इंडिविजुअल, सोसाइटी एट ए लार्ज, वल्नरेबल ग्रुप्स, इवन अगर इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम जनरेशनल उसकी बात करें, जस्टिस की बात करेंगे, इंटर जनरेशनल जस्टिस की बात करेंगे, तो इवन फ्यूचर जनरेशन, सस्टेनेबिलिटी की जब बात कर रहे हैं तो फ्यूचर जनरेशन भी हमारी स्टेक होल्डर्स होंगे. जितना क्लियरली आप स्टेक होल्डर्स को और एथिकल इश्यूज को आइडेंटिफाई कर लोगे, उतना ही आसान होगा आपके लिए केस स्टडी को आंसर करना. सबसे मेन चीज क्या है कि जो थर्ड क्वेश्चन आता है मोस्टली, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं द कोर्स ऑफ एक्शंस एंड उनके प्रोज एंड कॉन्स. सो दैट सीम्स टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बट वो उतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ही नहीं. राइट? इन जनरल आई विल एक्सप्लेन. लेकिन अगर आप स्टेक होल्डर और एथिकल डायलेमा अच्छे से वो कर लेते हो आइडेंटिफाई, तो उसके बाद आंसर लिखने में ज्यादा कुछ बचता नहीं है. सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. राइट? देन रिकॉग्नाइज एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व. ठीक है, ये मतलब बहुत सारी कैटेगरीज हम यूज कर सकते हैं डेफिनेटली, बट दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. नहीं, वो बताऊंगा, आएगा प्रोस एंड कॉन्स का. देन कैटेगरीज लाइक इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, जस्टिस एंड फेयरनेस, कंपैशन एंड एम्पैथी, impartiality, neutrality, respect for law, rule of law,
These are some things जिनके around you can think about the ethical values and dilemmas, but there are many more. जब आप ethics properly पढ़ेंगे तो you will understand it a bit better, है ना? Then possible options इनोबरेट करनी है. यहाँ पे issue क्या आता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तीन ही बनाते हैं, ऑप्शन बनाते हैं. वन वुड बी द एक्सट्रीम यस, वन वुड बी एक्सट्रीम नो, एंड देन वन मिडिल पाथ. ठीक है, ट्राई टू फ्रेम एटलीस्ट 4 ऑप्शंस. 3 ऑप्शन तो हर कोई बना रहा है, ठीक है, 3 ऑप्शन बनाना इज नॉट अ बिग डील. कोई भी किससे पूछ लोगे क्या है, या तो हाँ कर दो या ना कर दो या फिर बीच का कोई पार्ट ढूंढ दो. बट देयर आर सर्टेन अदर पार्ट्स, ठीक है, वो आपको डालने चाहिए. वो विद केस स्टडीज वी विल टॉक. ठीक है, लीगली ऑब्वियसली लीगल है, ह्यूमैनिटेरियन है, प्रैग्मेटिक है, रिफॉर्म ओरिएंटेड है, कुछ कुछ अप्रोचेस है यू कैन यूज. एक तो डायरेक्ट लीगल अप्रोच, ठीक है, लॉ ये कहता है तो भाई कर दो, राइट. दैट इज अगेन नॉट एथिकल समटाइम्स, है ना. जैसे आज वाली केस स्टडी है जिसमें हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो लीगली तो उसमें मैंने को नहीं रिजेक्ट कर दो क्लेम, राइट. तो लीगैलिटी तो वहां पे आ गई, लेकिन इट कैन नॉट बी. ह्यूमैनिटेरियन में क्या दे दो, राइट, सारे पैसे दे दो उनको. दैट इज अगेन हैविंग इश्यू. देन अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, दैट इज अ प्रैग्मेटिक अप्रोच, दैट. एंड देन रिफॉर्म ओरिएंटेड. नाउ व्हाट यू नीड टू डू मोस्टली, हर जगह नहीं कह रहा लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, प्रैग्मेटिक प्लस रिफॉर्म ओरिएंटेड शुड बी योर आंसर, जिसमें आपको ह्यूमैनिटेरियन और लॉ का भी ध्यान रखना है. तो योर आंसर वुड बी like mostly combination of 2 or 3 of the approaches that you have given. सिंगल अप्रोच आंसर नहीं हो सकता. देन एनालाइज करना हर एक ऑप्शन को, राइट. जस्ट अ मिनट, सॉरी. हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. मैम मैंने बताया था आपको, मैंने वो एनी टाइम फिटनेस ज्वाइन कर लिया था. अरे मैम, नहीं अब हटा दीजिए मैम, क्योंकि 2-3 बार बता चुका हूँ मैं कि मैं एनी टाइम फिटनेस ज्वाइन तभी कर लिया था मैंने, हो गया मेरे को 1.5 महीना. जब ज्वाइन किया आपके यहाँ आया था उससे नेक्स्ट डे कर लिया था मैंने, राइट. प्लीज अपडेट द स्टेटस में, है ना. थैंक यू, थैंक यू. सॉरी, एम आई ऑडिबल? या, सॉरी. तो देन हर ऑप्शन के मेरिट्स डिमेरिट्स हमें लिखने हैं. इफ यू आर मेकिंग 4 ऑप्शंस तो देखो एक एक मेरिट डिमेरिट तो लिखना ही चाहिए, बट ट्राई टू मेक 2 थिंग्स ना, 2 मेरिट्स 2 डिमेरिट्स, या 2 मेरिट 1 डिमेरिट माइट बी, ठीक है. बट बहुत जनरल एक एक मेरिट 1 डिमेरिट तो फिर अगेन ऐसा नहीं कि उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, यू विल गेट द मार्क्स, बट दैट इज बेयर मिनिमम यू आर डूइंग, राइट. और whenever we are talking, या मैं जब भी सेशंस पे होता हूँ तो आई टॉक अबाउट वन थिंग कि गो अ लिटिल एक्स्ट्रा, है ना. मतलब होता है ना, वॉक 1 माइल एक्स्ट्रा देन अदर्स. सीधी सी बात है, जितना आप एक्स्ट्रा जाओगे उतने ही एक्स्ट्रा मार्क्स यू विल गेट, ठीक है. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बैलेंस, क्योंकि 20 मिनट में केस स्टडी लिखनी पड़ेगी आपको. नॉट इवन, सॉरी, 15 मिनट्स में केस स्टडी लिखनी पड़ेगी, नॉट 20 मिनट्स, राइट. You get 90 minutes to write 6 case study and 90 minutes to write 13 answers. तो बहुत ज्यादा it gets ना, you can understand कि 90 मिनट्स में 6 केस स्टडी 15 मिनट में लिखना, जिसमें सर बोल रहे हैं कि यार 2 बार पढ़ना भी है इतनी बड़ी केस स्टडी को, ये भी करना है वो भी करना है. तो ऑब्वियसली अगेन द थिंग्स शुड बी प्रैक्टिकल. एथिक्स का भी यही है ना कि मैं बताऊंगा कि जो भी आप आंसर दोगे दैट शुड बी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, ठीक है. मतलब ऐसा नहीं है कि यूटोपियन सॉल्यूशन देके छोड़ दिया जो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, राइट. मतलब एवरी टाइम, तो दैट इज व्हाट आई एम गिविंग यू, आई एम ट्राइंग टू गिव यू प्रैक्टिकल सॉल्यूशन. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि यार 4 ऑप्शन बना दो, सब पे 2 मेरिट्स डिमेरिट्स बना दो, तो 16 पॉइंट्स बनाओगे. 15 मिनट में लिखने के लिए भी बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन के लिए भी बोल रहा हूँ, कंक्लूजन के लिए भी बोल रहा हूँ, तो दैट इज नॉट फिजिबल, राइट. तो वी हैव टू मेक बैलेंस, ठीक है. कोई क्वेश्चन छोड़ना is not an option, ठीक है. क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, you have to answer all the aspect. अगर 15-20 मार्क की केस स्टडी में 4 क्वेश्चन है तो आपको चारों पार्ट्स आंसर करने पड़ेंगे, राइट.
सो दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू बैलेंस ऑन योर ओन। अगर 3 पार्ट में आया है, ठीक है, तो आप 4 ऑप्शन बनाइए, उनके 2-2 लिख दीजिए। लेकिन क्वेश्चन 4 पार्ट में, नाउ इमेजिन 4 पार्ट क्वेश्चन है, 4.5 पेज में लिखना है, 15 मिनट में लिखना है, क्वेश्चन भी पढ़ना है एवरीथिंग। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप सब में 2-2 4 पॉइंट्स बनाओ, 2 मेरिट्स 2 डिमेरिट्स, 16 पॉइंट्स उसमें लिख दोगे, नॉट पॉसिबल, है ना। तो यू हैव टू बैलेंस थिंग्स कि क्वेश्चन क्या है। केस स्टडी अगर बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है, आपके पास टाइम है, तो यू नीड टू डू इट लाइक दैट। बट अगर टाइम की कमी है, कई बार एक एक पेज की तो केस स्टडी है, राइट, उस पेज को पढ़ने में आई एम आस्किंग यू टू रीड इट ट्वाइस, यू माइट टेक 4-5 मिनट्स, लिखने के लिए 10-11 मिनट बचे हैं आपके। तो उस केस में तुम आपको ये नहीं कहूंगा 4 ऑप्शन बना के 2-2 4-4 पॉइंट लिखो, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यू हैव टू बैलेंस सर्टेन थिंग्स ऑन दैट कि आप क्या कर रहे हो, कितना क्वेश्चन की डिमांड है और कितना टाइम है, राइट। तो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टेल कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ फुल लेंथ टेस्ट लिख लेते हैं, वो 3 घंटे में अपना पेपर पूरा करके आते हैं। क्योंकि इट इज नॉट कि आप 1-2 पेज पूरे पूरे भर के लिख रहे हो 10 मार्कर्स, राइट। इनिशियली इट इज ओके, बट यू नीड टू कट शॉर्ट थिंग्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किन चीजों को नहीं मेंशन करेंगे तो चल जाएगा, कैसे प्रेजेंटेशन को थोड़ा इंप्रूव करके अपने उस आंसर को शॉर्ट किया जा सकता है, राइट। वी विल वर्क ऑन दैट विद एवरीबॉडी, वो कोई इश्यू नहीं है। दिस आर द थिंग। देन चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन, मोस्ट बैलेंस्ड एंड फिजिबल वन। सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड हियर इज अ फिजिबल, फिजिबल होना चाहिए, ठीक है। आप नहीं कह सकते कि फॉर एग्जांपल उसको फांसी पे लटका दो, नहीं कह सकते, और ये भी नहीं कह सकते छोड़ दो, ठीक है। इन एनी केस यू हैव टू मेक इट अ लिटिल रियलिस्टिक, क्योंकि अगर सीधा ही अगर लॉ के ऊपर ही है तो फांसी पे लटका दो ही बोलना है, तो फिर तो लॉ का पेपर हो गया ना, एथिक्स का पेपर ही नहीं है। देन व्हाटएवर यू आर गिविंग, उसकी रीजनिंग होनी चाहिए, एथिकल, प्रैक्टिकल या फिर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, या ऑल 3, ठीक है। यू कैन नॉट जस्ट राइट कि ये करूंगा या करूंगी, यू हैव टू जस्टिफाई इट। ये चीज, और आइडियलिज्म और सिनिकली प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिक होनी चाहिए बट नॉट सिनिकली प्रैग्मेटिक, कि बिल्कुल ही एक साइड, नॉट वेरी आइडियलिस्टिक, ठीक है। हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ आइडियलिज्म। आप ये नहीं कह सकते, आइडियलिस्टिक भी नहीं हो सकते, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू कि भाई सीधी सी बात, आपके ऊपर कोई पॉलिटिशियन प्रेशर डाल रहा है, ये काम है, गलत है, कर दो, ठीक है, या ट्रांसफर कर दूंगा, तो यू कैन नॉट डायरेक्टली से कि भाई ट्रांसफर कर दो, ठीक है, और यू कैन नॉट से कि कर दूंगा, राइट। कर दूंगा इज सेविंग द स्किन बट इलीगल, और डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो इज टू आइडियलिस्टिक, ठीक है। क्योंकि भाई आपको भी अपनी लाइफ संभालनी है, अपने फैमिली है, बहुत सारी चीजें देखनी है, तो टू आइडियलिस्टिक यू कैन नॉट बी। तो यू हैव टू स्टिल फाइंड सम मिडल ग्राउंड इन बिटवीन। मिडिल ग्राउंड में हमेशा ऐसा इतना इलीगल नहीं होना चाहिए। अगर इलीगल और आइडियलिज्म के बीच में अगर चूज करना है तो देन आइडियलिज्म डेफिनेटली। इफ यू ओनली हैव 2 ऑप्शंस ना, कि इलीगल और आइडियलिज्म के बीच में, तो आइडियलिस्टिक ही चूज करना है, नो डाउट। ये नहीं कहना कि नहीं मैं तो इलीगल कर दूंगा अपने आप को बचाने के लिए, नेवर नेवर। बट wherever possible, try to find something, and if you are a good bureaucrat, and that is the whole point of being a bureaucrat and diplomat, you will have a point, a middle path, kuch na kuch you will always have. नहीं, डिमांड इन राइटिंग तो देखो, अगर इलीगल ही है तो वो लिखने तो नहीं देगा, है ना। इन दैट केस यू कैन नॉट, मतलब हाँ ठीक है, एक पॉइंट बनाने के लिए केस स्टडी में ठीक है, बट दैट इज अगेन वेरी, वो है ना, बहुत ही वो हो जाता है कि नहीं लिखे दे दो, बट दैट इज समथिंग, हाँ, अनरियलिस्टिक, वो तो देगा ही नहीं ना, यू नो इट, राइट। बट टॉक टू सीनियर्स, देयर आर सर्टेन टाइम्स जब कोई वहां पे है, उनसे बात करो। देयर समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि द पॉलिटिशियन इज आस्किंग समथिंग दैट इज इलीगल, राइट, बट उसके पीछे भी कुछ अंडरलाइन कॉज है उसका अपना, राइट। तो देन यू कैन जस्ट, है ना, कि ओके आई कैन अंडरस्टैंड कि क्यों कर रहा है, मे बी ही इज लुकिंग फॉर वोट्स, ठीक है, मे बी। लेकिन जब वोट के लिए भी वो देख रहे हैं, तो ही इज, अगर किसी से स्पेसिफिक वोट की बात कर रहे हैं, तो ही इज ऑल्सो लुकिंग फॉर वेलफेयर ऑफ दोज पीपल ना, तो वो चीज है। दूसरी, कंप्लेनिंग टू द सीनियर्स, ठीक है, टॉकिंग टू हायर अथॉरिटीज ऑलवेज इज अ बेटर ऑप्शन देन सेइंग कि भाई मैं तो नहीं करूंगा, मेरा वो कर दो। यू नीड टू, एक चीज होती है
बीइंग अ ब्यूरोक्रेट यू नीड टू फाइंड सम टाइम, है ना? थोड़ी मोहलत मिल जाए, कोई भी ऐसा काम कर दो उसे थोड़ा अटका दो, थोड़ा डिले कर दो, नॉट इन जनरल। अगर कोई वेलफेयर काम है, रियल वर्क है, तो उसको डिले नहीं करना। नेवर गिव दिस अप्रोच अगेन। जैसे एक केस स्टडी थी, आई डोंट रिमेम्बर, कि उसमें किसी ने लिख दिया कि आई डेलिबरेटली डिले द वर्क। तो डेलिबरेटली डिले कर दोगे जस्ट टू यू नो फाइंड अ सोल्यूशन, तो दैट इज अगेन नॉट अ थिंग। डिले नहीं लिखोगे आप उसमें, राइट? मतलब कि आई स्टॉप द वर्क या फिर आई सस्पेंड द वर्क सिंस द इंक्वायरी, समथिंग समथिंग। डेलिबरेट डिले तो अगेन इज नॉट अ ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, ठीक है? टालना इज नेवर अ ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना। इफ समवन, सर इफ समटाइम्स इफ क्वेश्चन कंक्लूजन इवन द मटेरियल, नहीं कंक्लूजन तो लिख ही देना चाहिए। कंक्लूड का मतलब समझ नहीं आया। इवन प्रथमेश आप माइक ऑन करके बता सकते हैं क्या पूछना चाह रहे हैं? सर कभी कभी क्वेश्चंस में लाइक स्पेसिफिकली कंक्लूजन मेंशन नहीं किया रहता, लाइक आपका। एथिक्स तो में तो नहीं मेंशन, इज इट किसी में नेसेसरी? भी नहीं होता, किसी में भी नहीं होता। कंक्लूजन तो पूछते ही नहीं है। बट या यू शुड कंक्लूड विद द लॉन्ग टर्म थिंग्स, आपको कंक्लूजन डाल देना चाहिए। देन एड सेफगार्ड एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? वेन एवर यू आर गिविंग एनी सोल्यूशन, प्रैक्टिकल सोल्यूशन, तो अपने आप को बचाना है, ठीक है? साथ में ग्रीवियंस रिड्रेसल का भी ध्यान रखना है और कम्युनिकेशन का भी ध्यान रखना है। तो एज आई एक्सप्लेन्ड, आई गेस पिछले सेशन में मैंने इसका बताया भी था कि डॉक्यूमेंटेशन इज मस्ट, ठीक है? तो आप कोई भी जब सॉल्यूशन दे रहे हैं जिसमें कि आपको लग रहा है कि कल को प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो उसमें यू नीड टू डॉक्यूमेंट इट। अपने आप को सेफ गार्ड करना है, ठीक है? डॉक्यूमेंट जब करोगे उसके अंदर प्रॉपर कम्युनिकेशन की डेट वाइज, है ना? इन ऑन दिस डेट आई गिव दिस दीज ऑर्डर्स टू दिस एंड इन ऑन दिस डेट आई कम्युनिकेटेड टू सीनियर्स, एवरीथिंग शुड बी देयर। तो वो चीज आपको इसमें मेंशन करनी है। अपने आप को हमेशा ऐसा नहीं है कि यू जस्ट गिव एन ऑर्डर। व्हेनेवर यू आर गिविंग एन ऑर्डर, तो उसके पीछे रीजनिंग दे के आपको लिखना है वो चीज, हैव टू डॉक्यूमेंट इट। क्योंकि कल को देर आर चांसेस दैट देर माइट बी सम लिटिगेशन और एनीथिंग। तो इफ यू आर डॉक्यूमेंटेड, इफ यू बाद में याद थोड़ी रहेगा उस टाइम तक, कि जब तक जाएंगे तब याद थोड़ी रहेगा क्या था। देन यू, अगर उस जिस टाइम आप कर रहे हो उस टाइम पे डॉक्यूमेंटेड हो, तो यू कम आउट एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। समटाइम्स इट हैपेंस कि यू डोंट हैव एनी चॉइस। जैसे लास्ट केस स्टडी थी ना जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन का था, ठीक है? लास्ट डिजास्टर के टाइम पे नहीं, वो फिर पिछले उसमें था। तो उसमें क्या था कि हैज टू डू समथिंग जो कि लॉ के थोड़ा सा अगेंस्ट था, बट ही हैज टू सेव समवन, है ना? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को किसी की लाइफ बचानी है। इन दैट केस डॉक्यूमेंटेशन की, हाँ, बाय आस्किंग द डॉक्टर्स एंड एवरीथिंग एंड अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस किया, तो दैट हैज टू बी मेंटेन्ड। नेक्स्ट है, अगर कभी कभी हम चूज करते हैं विसल ब्लोइंग एज एन ऑप्शन। विसल ब्लोइंग सबको पता है, राइट? सबको आइडिया विसल ब्लोइंग क्या होता है, राइट? देन विसल ब्लो, अगर आप विसल ब्लो कर रहे हो या किसी और के थ्रू, तो ऐसा नहीं है ना कि विसल ब्लो कर दिया तो आप बच जाओगे, राइट? विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन इज अगेन, देन टॉक अबाउट व्हाट आर द प्रोटेक्शन मेजर्स फॉर विसल ब्लोअर्स इन इंडिया, राइट? विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात कीजिए। क्या कंप्लेंट का सिस्टम है उसको समझाइए। इंडिपेंडेंट ऑडिट्स अगर आप सजेस्ट कर रहे हैं तो उसको बताइए कि व्हाट कैन इज टू बी डन। ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट ऑडिट सिंपल लिख दिया, राइट? एंड फॉर दिस, जब हम पढ़ते हैं विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है, आरटीआई एक्ट है, तो वी शुड अंडरस्टैंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, तो इनके थोड़ी निटिग्रिटीज हमें पता होनी चाहिए स्पेसिफिकली, ठीक है? देन कंक्लूजन, कंक्लूजन ब्रॉडर रिफ्लेक्शन, 2 से 3 सेंटेंसेस में, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। मोस्टली दो चीजें हैं, या तो व्हाट वाज द लेसन लर्न फ्रॉम द अबव केस स्टडी, या फिर लॉन्ग टर्म, है ना? कि लॉन्ग टर्म में आप क्या कर सकते हो, ऐसी चीज हो ही ना, दैट कैन बी अ कंक्लूजन, ठीक है? व्हाट आर द आउटकम ऑफ द केस स्टडी, और व्हाट कैन बी डन कि ऐसा केस दोबारा राइज ना हो उस चीज के लिए, तो यू कैन गिव अ कंक्लूजन। मूविंग टू, क्या है, क्या एथिकल एस्पेक्ट्स क्या है। जब भी लिखोगे तो फेवरेटिज्म को अवॉइड करोगे, बायस को अवॉइड करोगे, पर्सनल इंटरेस्ट को अवॉइड करोगे। नॉट टॉक अबाउट पर्सनल इंटरेस्ट, बट अगेन, हाँ, स्टेक होल्डर आई एक्सप्लेन रंजीत, अभी केस स्टडी का एक एग्जांपल लेंगे तब समझाऊंगा मैं स्टेक होल्डर, एंड देन
बायस नहीं होंगे, किसी की तरफ फेवरेटिज्म नहीं लाएंगे, पब्लिक पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लाएंगे, बट एट द सेम टाइम पर्सनल इंटरेस्ट को बिल्कुल जीरो भी नहीं करेंगे, राइट। देन रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को हमेशा अपहोल्ड करेंगे, लीगैलिटी के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, बट एट द सेम टाइम वी कैन चूज नेचुरल जस्टिस, ठीक है। टॉक थिंक अबाउट नेचुरल जस्टिस, बहुत क्लियर सी बात है, वी ऑल आर ह्यूमन, वी ऑल आर ग्रेजुएट्स, हमने इतनी दुनिया तो देख ली है बाय मोस्ट ऑफ द थिंग, कि मोस्ट ऑफ द थिंग में वी नो कि क्या नेचुरल जस्टिस है? कि क्या गलत है क्या सही है, उतनी चीज तो हम समझ सकते हैं। देखो देयर आर सर्टेन थिंग्स, जैसे अबॉर्शन लॉ है, अबॉर्शन है, ठीक है, तो पीपल, सम पीपल आर प्रो अबॉर्शन, सम पीपल आर प्रो लाइफ, सम आर प्रो चॉइस। प्राइवेसी के केस में सब, मतलब इंटरनेट प्राइवेसी है, सम आर अगेंस्ट द नेशनल सिक्योरिटी, भाई हाँ, सम आर फॉर द इंफॉर्मेशन, दैट दीज आर द थिंग्स जहां पे देयर इज नो क्लियर कट थिंग्स, बट मोस्टली चीजों में क्या होता है कि एक आंसर होता है हमारे पास, तो उस केस पे नेचुरल जस्टिस हमें पता होता है, राइट। बट जहां ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, यूसीसी फॉर एग्जांपल, है ना, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि आपका जो आंसर हो वो सबके बराबर हो, बट यू नीड टू हैव योर ओन व्यू, राइट। वहां पे नेचुरल जस्टिस कैन नॉट बी डिफाइंड, है ना, बट एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस देयर इज क्लियर कट नेचुरल जस्टिस गिवन, तो आप उस नेचुरल जस्टिस की बात करोगे मोस्टली। देन कंपैशन एंड एम्पैथी शुड बी देयर, ठीक है। ह्यूमन डिग्निटी को तो समझना ही समझना आप लोगों ने, राइट। विदाउट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डिग्निटी देयर इज नो पॉइंट ऑफ बीइंग एन ऑफिसर, ठीक है। किसी का भी, कोई भी हो, इवन अ क्रिमिनल इज देयर, तो यू शुड हैव अ डिग्निटी, यू शुड मेंटेन हिज और हर डिग्निटी, ठीक है। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ह्यूमन राइट एज वेल, राइट। बेसिक ह्यूमन राइट है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, किसी की डिग्निटी के अगेंस्ट तो आप कुछ करोगे ही नहीं, चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो, राइट। तो ऐसा कोई हार्श वर्डिक्ट कभी भी नहीं, एंड जस्टिफाई डिसीजन एंड कीप प्रोसेसेस ओपन, जो भी डिसीजन आप दे रहे हो उसको तो जस्टिफाई करोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही एक सही डिसीजन है, ठीक है। यू कैन नॉट से कि दिस इज द ओनली राइट डिसीजन। देन पब्लिक इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म गेन पे नहीं ध्यान देना है ज्यादा, मोस्टली यू नीड टू टॉक अबाउट लार्जर गुड, ब्रॉडर गुड। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैनेज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर पर्सनल और ऑफिशियल रोल्स में क्लैशेस आ रहे हैं तो यू नीड टू डेफिनेटली टॉक अबाउट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, एवरीबडी नोज आई गेस, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस टर्म से, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है कि मैं ही, आई एम जजिंग समथिंग एंड आई एम हैविंग द इंटरेस्ट इन दैट थिंग, ठीक है। मान लो आई एम अ जज और मेरे को किसी कंपनी के का केस सुनना है, और मैं उसी कंपनी का शेयर होल्डर भी हूँ, उसी कंपनी का डायरेक्टर भी हूँ, वट एवर, तो इट द डिसीजन माइट इम्पैक्ट मी एज वेल, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक एग्जाम्पल की बात करूं, जुडिशरी में तो सबको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझ में आता है, एक बेसिक एग्जाम्पल की बात करूं, आई एम राइटिंग अ रिसर्च पेपर, ठीक है, और वो रिसर्च पेपर मैं किसी जर्नल में पब्लिकेशन के लिए भेज रहा हूँ, और उस जर्नल में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनसे मैं रिलेटेड हूँ, राइट, उस जर्नल के रिव्यूअर्स हैं उससे मैं रिलेटेड हूँ, ठीक है, तो दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जो रिसर्च जिन्होंने तो किया होगा दे माइट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। जुडिशरी का हो गया, फॉर एग्जाम्पल मेरे को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना है, राइट, एंड माई रिलेटिव, माई फ्रेंड और समवन इज ऑल्सो अप्लाइंग फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो वो दैट इज अगेन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मैं इंटरव्यू पैनल में बैठा हूं और समवन हुम आई नो इज कमिंग टू अपीयर इन दैट इंटरव्यू, दैट इज ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जो आप धीरे धीरे समझेंगे, आएंगी केस स्टडीज में, बट अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो दो चीजें हैं, यू विल हैव टू थिंग्स, वन इज आइदर अपने आप रिक्यूज कर लो अपने आप को कि मैं आई कैन नॉट डू इट, और डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एथिकली क्या होगा, जब भी आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप ये कह के अपने आप को पल्ला नहीं डाल सकते कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैं नहीं इसमें डिसीजन दूंगा या दूंगी, राइट। इट इज you need to declare that conflict of interest to the higher authorities and then they will decide
कि आपको कंटिन्यू करना है या किसी और को आपकी जगह डिप्यूट करना है, दैट इज नॉट अप टू यू, दैट शुड नॉट बी अप टू यू, ठीक है, इन जनरल। बट स्टिल अगर आप उस चीज को मना भी कर देंगे तो भी दैट इज एथिकली एंड लीगली करेक्ट, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, रीजनलिज्म वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर पर्सनल, ठीक है, खुद से रिलेटेड, खुद के रिलेशन से, खुद के फ्रेंड से, दैट इज मतलब एक जोन, रीजन इज अ बिग थिंग। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में जोन जो होता है वो थोड़ा लिमिटेड जोन है, अपने बहुत, जिससे डायरेक्टली यू विल गेट इम्पैक्टेड, ठीक है, डायरेक्टली यू विल गेट इम्पैक्टेड मतलब अगर आपका कोई दोस्त भी है, आपके दोस्त के बच्चे हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हो, वो आ रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल हैव सम सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स देम, राइट, तो दैट इज द थिंग। तो अगर यू माइट अवॉर्ड एक्स्ट्रा मार्क्स, देयर आर चांसेस, और दिस इज ह्यूमन नेचर, है ना, तो दैट इज वन थिंग, तो उस चीज से बचना चाहिए। और इफ यू कैन नॉट टोटली गेट आउट ऑफ इट, तो एटलीस्ट टेल, है ना, जो अथॉरिटीज है उनको बताओ कि आई एम टेकिंग द इंटरव्यू एंड सो इज कमिंग फॉर द इंटरव्यू, सो यू कैन डू वट एवर यू वांट, है ना। तो डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देन सस्टेनेबिलिटी, अगेन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स को देखना है, इमीडिएट फिक्सेस नहीं देखने, ये अभी अभी के लिए कर दो, बाकी का आगे का अगले वाला देखेगा, राइट। फॉर एग्जांपल आपके 3 साल पूरे होने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट में, इट हैपेंस, दैट्स व्हाई, है ना। या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल बैंक, है ना, तो मान लो मैं बैंक में था फॉर एग्जांपल, एंड आई वाज कि हाँ मैंने तो रिजाइन करना है, राइट, तो व्हेन आई जब रिजाइन कर दिया उसके बाद ऐसा नहीं है ना कि मैं कोई भी उल्टा सीधा काम करके चला जाऊं, भाई अभी के अभी देखो मैं तो चला जाऊंगा, आगे वाला आगे देखेंगे, दैट इज समटाइम्स इट हैपेंस, देयर आर, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, राइट। इमीडिएट फिक्सेस से ज्यादा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात करेंगे। देन व्हाट शुड बी स्ट्रिक्टली नॉट डन इन केस स्टडीज, समन्स नहीं लिखने हैं, ठीक है, वहां बैठ के उपदेश नहीं देना है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट कम्स आउट फ्रॉम अ इमोशनल कॉर्नर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई ड्राइव कर रहा है, यार ये गलत चला रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहा है, दैट इज नॉट अ थिंग। यू आर ड्राइविंग, यू डू योर वर्क, वट एवर अदर पीपल आर डूइंग, तो उपदेश नहीं देना है बिठा के, आंसर लिखना है, वर्ड लिमिट इग्नोर ज्यादा नहीं करनी है, इररिलेवेंट डिटेल्स नहीं डालनी है, टाइम नहीं है उस चीज के लिए, स्पेस नहीं है उसके लिए। 10 वैल्यूज आपने लिस्ट कर दी, वैल्यूज 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 लिख दी, केस के साथ कनेक्ट ही नहीं किया। दूसरी बात, 10 वैल्यूज लिस्ट कर दी, उसको आप आंसर में जस्टिफाई ही नहीं कर पा रहे हो, देयर इज नो पॉइंट, राइट। 4 वैल्यूज लिखो, 5 वैल्यूज लिखो, बट वो वैल्यूज आपके आगे के आंसर्स में डिस्कस्ड होनी चाहिए। स्टेक होल्डर 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो, वो स्टेक होल्डर आपके आंसर में होने चाहिए, राइट। सिंपल स्टेक होल्डर लिस्ट कर दिए, एथिकल वैल्यूज लिस्ट कर दी, उनको जस्टिफाई नहीं किया तो देयर इज नो पॉइंट, राइट। कम लिखो बट इट शुड बी जस्टिफाइड। अब 10 स्टेक होल्डर लिख दिए, 10 वैल्यूज लिख दी, पहले तो आपने टाइम बहुत लगा दिया उसको लिखने में, देन उसको आप आंसर में जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे हो और आंसर पूरा भी नहीं कर पा रहे हो, दैट शुड नॉट हैपन। वन साइडेड आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, ऑलवेज अ काउंटर आर्ग्यूमेंट शुड बी देयर, यही यही इसीलिए प्रोज एंड कॉन्स लिखवा रहे हैं आपसे, ठीक है। वीकर स्टेक होल्डर्स है जो है वहां पे कोने में छोटा सा लिख दिया, है ना, कि मीडिया ने ऐसा किया और उसको हमने इग्नोर ही कर दिया। I'll just talk about this, ना। Then bashing politicians और seniors, ठीक है ना, क्योंकि यूपीएससी क्यों रिक्रूट कर रहा है आपको, सीनियर्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ काम करना है, ठीक है। आप सिंपल पॉलिटिशियंस ऐसा ही करते हैं, ये वो नहीं कर सकते, राइट। देन नॉट जस्टिफाइंग योर डिसीजन, सीधा डिसीजन देके कोई पॉइंट नहीं है, नहीं मिलेंगे ना मार्क्स, मैं तो ये करूंगा या करूंगी, नहीं, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, इवन इफ दे हैवंट आस्क्ड, इवन व्हाट वुड यू डू इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, आप एक लाइन में आंसर नहीं दे सकते, क्यों करोगे बताना पड़ेगा। देन वेग आंसर, ठीक है, कहीं से भी कुछ भी आ रहा है, स्ट्रक्चरिंग नहीं कर रहे हो प्रॉपरली, बहुत ही ऐसा पता ना सुपरफिशियल सा आंसर लिख के छोड़ दिया, ठीक है। एंड अगेन लास्ट जो मैं ना, अगेन टेकिंग अ मिड, ऑलवेज टेकिंग अ मिडल पाथ, हमेशा एक मिडल पाथ ले रहे हो, ठीक है, दैट शुड नॉट बी, क्योंकि सम थिंग्स शुड बी पनिश्ड, ठीक है। तो क्लियर कट स्टैंड लेने की हिम्मत होनी चाहिए, दैट शोज कि यू हैव करेज, कि आपके पास एक स्टैंड है आंसर, राइट। नैन्सी का कोई क्वेश्चन है, what if those stakeholders are not asked about in the further question। देखो बहुत रेयर ऐसा होगा कि नहीं पूछा गया, क्योंकि इंडिविजुअल स्टेक होल्डर पे तो नहीं पूछेंगे, बट
व्हेन दे आर आस्किंग यू टू मेक ऑप्शंस, है ना? तो अगर ऑप्शन में आप उन स्टेक होल्डर को इग्नोर करोगे या आप अपने फाइनल डिसीजन में आप उन स्टेक होल्डर को इग्नोर करोगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले मैंने कहा कि मीडिया ने कोई रिपोर्ट डाली, सिंपल एक लाइन में वहां पे लिखा हुआ है, ठीक? तो आप अपने फाइनल आंसर में जब डिसीजन लोगे तो उसको कंसिडर तो करोगे ना, क्योंकि मीडिया ने कोई अगर रिपोर्ट डाली है आपके अगेंस्ट या आपके सॉरी आपके अगेंस्ट या आपके फेवर में, राइट? तो आप उसको एड्रेस तो करोगे, राइट? अच्छा, लास्ट वो केस स्टडी वो थी ना जो बच्चे को हरास कर रहे थे, वो वाली केस स्टडी थी, राइट? हाँ, तो उस केस में जो मीडिया का शायद रोल था कि वो आ गया है, तो उसमें आप उस चीज को एड्रेस करोगे, राइट? उसमें जो अदर कल्प्रिट स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं एड्रेस करोगे। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द डिमांड ऑफ द केस स्टडी, बट अगर उसमें कुछ ऐसा हो रहा है कि आप डायरेक्टली उनको रिपोर्ट कर दो या काउंटर वो डालो, तो यू आर ऑल्सो प्लेइंग विद द होल जनरेशन, है ना? तो दे आर द स्टेक होल्डर इवन इफ नॉट डायरेक्टली आस्क्ड। अगर डिसीजन में कहीं आपका डिसीजन है या तो उसकी वजह से इंपैक्ट हो रहा है किसी एक स्टेक होल्डर की वजह से, फॉर एग्जाम्पल मीडिया, या आपके डिसीजन की वजह से वो सेक्शन इंपैक्ट हो रहा है, तो यू नीड टू एड्रेस दैट इन योर डिसीजन, राइट? क्या क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है? पीवाईक्यूज, राइट? डेफिनेटली अगर आंसर नहीं भी प्रॉपर करोगे तो भी एक बार पढ़ो, यू विल गेट एन आइडिया कि किस टाइप की केस स्टडीज यूपीएससी इज आस्किंग, ठीक है? रियल लाइफ केसेस जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ न्यूज़पेपर में आते हैं, करप्शन का, मिसकंडक्ट का, विसल ब्लोअर्स का आते रहते हैं एग्जांपल, तो यू विल अंडरस्टैंड कि उसने क्या किया था, है ना? क्या उसको प्रोटेक्शन मिला, तो वहां से यू कैन राइट, है ना? इवन यू कैन रेफर, आप जब आप अपना डिसीजन दोगे और आपको कोई एग्जांपल आ रहा है रियल लाइफ एग्जांपल, तो यू कैन राइट इट, ठीक है? देन एथिकल थियरीज तो हम पढ़ेंगे डेफिनेटली, यूटिलिटेरियनिज्म है, डियोंटोलॉजी है, वर्चुअल एथिक्स है, जस्टिस अप्रोच है, ठीक है? अपनी रीजनिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है? कि मैं ऐसा करूंगी या करूंगा क्यों, क्योंकि यूटिलिटेरियन अप्रोच ये कहता है, ठीक है? एक अप्रोच होता है हेडोनिस्टिक अप्रोच, ठीक है? अगर आप लोगों ने सुना हो, हेडोनिस्टिक इज पर्सनल हैप्पीनेस, ठीक है? तो दैट इज ऑल्सो एन एथिकल थियरी, चारवाक फिलोसफी, दैट इज ऑल्सो एन एथिकल थियरी। तो आप उसको भी लिख सकते हो कि मैं पर्सनल बचला दे मेरे को, मैं नहीं पंगे लेने वाला, आई हैव टू, दैट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, ठीक है? सर्टेन सर्कमस्टांसेस अगर आपके मतलब आपको ये बोल दे कोई कि आपके सर पे पिस्टल रख के आपको बोल रहे हैं कि ये कर दो, राइट? तो यू कैन नॉट से कि मैं नहीं करूंगा, राइट? अपने आप को भी बचाना है, ठीक है? कर दो, ठीक है? तो दैट इज वन थिंग। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको यू हैव टू बी रेडी फॉर, और पर्सनल स्किन सेव करना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है? जैसे मैंने बताया भी आइडियलिस्टिक नहीं होना कि हाँ कर दो जिंदगी ट्रांसफर, देयर हैज टू बी सम वे आउट ऑफ इट, राइट? देन आरटीआई एक्ट है, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है, सिटीजन चार्टर है, सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल है, थोड़े बहुत इनके बारे में पढ़िए। फॉर एग्जांपल देयर इज वन रूल, आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, बट सिविल सर्वेंट्स आर फॉरबिडन टू एक्सेप्ट एनी गिफ्ट अबव अ सर्टेन अमाउंट। शायद 20,000 या 25,000 से ऊपर का कोई अमाउंट का अगर गिफ्ट कोई दे रहा है तो यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट, यू कैन जस्ट टेक द परमिशन एंड देन यू कैन एक्सेप्ट इट, ठीक है? पर्सनली आपके अगर कोई आपको गिफ्ट दे रहा है तो देयर इज सम अमाउंट, वो सीसीएस कंडक्ट रूल, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल होते हैं, उसके अंडर दिया हुआ है, देयर इज सर्टेन अमाउंट। सिमिलरली इफ यू आर बाइंग एनीथिंग अबव अ सर्टेन अमाउंट, ठीक है, तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मैं, इफ यू आर बाइंग अ कार और समथिंग, इवन गोल्ड ज्वेलरी अबव सर्टेन अमाउंट, यू हैव टू इन्फॉर्म, अपने उसमें डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो आपको पता हो, तो थोड़े बहुत सीसीएस रूल्स के बारे में यू कैन रीड। इफ यू वांट आई कैन, इफ यू वांट आई विल मेक अ जिस्ट एंड आई विल गिव इट टू यू बाय इन सम टाइम, ठीक है? ताकि वो आप उसको यूटिलाइज कर सको। देन राइटिंग विद इन द लिमिट, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा नैन्सी, मेरे को कुछ कुछ चीजें ना, ये चीजें मैं कभी कभी क्या होता है कि सेशन में बोल देता हूँ फिर मैं भूल जाता हूँ, तो आप लोग प्लीज मेरे को थोड़े टाइम बाद रिमाइंड करवा देना, ठीक है? आई विल गिव इट टू यू, एटलीस्ट जितना इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब ज्यादा नहीं, 10-12 रूल्स भी आप लोगों को पता होंगे तो यू कैन कोट देम, राइट? देन राइटिंग इन टाइम लिमिट, स्टार्टिंग आप 30 मिनट से करेंगे, फिर 20, और ये मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, मैं आई मेड इट मिस्टेक, 15 मिनट्स पर केस स्टडी मिलते हैं, आई डोंट नो कैलकुलेशन में उस टाइम पे गड़बड़ हो गई थी। 30 मिनट्स में स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे इसको 15 मिनट तक लेके आएंगे, राइट? क्योंकि 15 मिनट से ज्यादा वहां नहीं मिलने वाले,
डेफिनेटली डिस्कशन कर सकते हैं, हमारे चैनल पे होता ही है लिटिल मार्केटिंग, अपने चैनल पे एवरी ऑल्टरनेट वीक पे एक डिस्कशन सेशन होता है, तो यू कैन ज्वाइन। अगर आप 6-7 सेशन भी ज्वाइन कर लोगे, 14-15 केस स्टडीज भी हम डिस्कस कर लेंगे, तो दैट इज गुड इनफ फॉर यू। उसके बाद राइट इट। देन सेल्फ रिफ्लेक्शन इनिशियल स्टेज पे ये इट इज अ वेरी गुड आइडिया, बाद में तो अपने आप इट विल हैपन। जब आप लिख दो देन आस्क योरसेल्फ कि सारे स्टेक होल्डर आ गए हैं इसमें, बैलेंस हुई है वैल्यू और फिजिबल है यानी, राइट, दिस इज गुड इनफ। सारे स्टेक होल्डर, सारी वैल्यूज, बैलेंसिंग एंड फिजिबिलिटी, ठीक है। अगर इतना आप कर लोगे तो आपकी केस स्टडी इट विल कम आउट रियली ब्यूटीफुल केस स्टडी, ठीक है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स राइटिंग लाइक ऐसे ऐसे पॉइंट्स दैट आई कुड हैव नेवर थॉट, लिटरली मैं नहीं सोच सकता था, वैसे वैसे पॉइंट्स स्टूडेंट्स ने लिखे हैं, ठीक है। तो नाउ एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, अभी तक का जो भी, दीज आर द बेसिक आइडियाज, मोर और लेस सब चीजें आपको पता थी, ऐसा कुछ भी नया नहीं है इसमें, जो मैंने बताया है सबको आई गेस आइडिया था इस चीज इन चीजों के बारे में, बस एक थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है। एंड आई विल गिव दिस डॉक्यूमेंट टू यू, आप एक बार देख लीजिए, इसको एक बार रेफर कर लीजिए। हाँ सॉरी, स्टेक होल्डर्स में रंजीत अभी केस स्टडी के साथ